10 साल का बच्चा बाहर खेल रहा था। तो बाहर खेलने के बाद जब वो खेल लेता है तो शाम के 4 बजे वो घर में अपने जाता है। घर में जाने के बाद से वहां वो जाता है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अब जब चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है तो जो पड़ोसी वाले होते हैं वो तुरंत आनन फानन में उनके घर पहुंचते हैं। तभी वहां पर देखते हैं कि जो 10 साल का बच्चा है, 10 साल के बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है। अब ये देखने के बाद हर कोई हैरान और सन्न रह जाता है और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। हालांकि ये जो केस था काफी ज्यादा गंभीर था और ऐसे में अपराधी को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था पुलिस के लिए। कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो और कितना ही शातिर मुजरिम क्यों ना हो, पुलिस उसको अपनी गिरफ्त में ले ही लेती है। ऐसी बड़ी मशक्कत के बाद जो पुलिस होती है इस मर्डर का खुलासा करती है। और जब इस मर्डर की सच्चाई लोगों के सामने आती है तो सच मानिए कि लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ जाता है, रिश्तेदारों से, नातों से बिल्कुल लोगों का विश्वास उठ जाता है। और हर कोई एक सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर में एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। एक माँ पर ऐसा धब्बा लगा था, ऐसा सवाल था कि जो इस कहानी में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो आदाब, श्रुतिका नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताया कीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। भी राय हो, कुछ आपको सुझाव मुझे देना है तो आप दे सकते हैं। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो पश्चिम बंगाल में एक जिला पड़ता है हुगली। हुगली में ही आदर्श कॉलोनी है। आदर्श कॉलोनी में पंकज शर्मा का परिवार रहता है। पंकज शर्मा की उम्र 35 साल रहती है और उनकी पत्नी सरोज शर्मा जिसकी उम्र 30 साल रहती है। उनका एक बेटा है हिमांशु। हिमांशु की उम्र 10 साल की है और वो 4th क्लास में यानी कि 4थी क्लास में पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ उनकी जिंदगी में जो पंकज शर्मा थे वो अच्छा कमाते थे और जो उनकी पत्नी है सरोज शर्मा वो भी कमाती थी। तो दोनों कमाते थे तो घर में किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। घर में एक बेटा था, काफी ज्यादा खुशहाली थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। बच्चा है वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद से वो घर आता, घर आकर ट्यूशन पढ़ता और उसके बाद से मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलने जाता। 4 बजे हिमांशु अपने घर जाता है। पड़ोस में हिमांशु के क्लास में एक लड़की पढ़ती है, वो किसी काम से हिमांशु के घर जाती है। अब जब उसके घर में वो जाती है, सन्ने रह जाती है और वहां पर हिमांशु की डेड बॉडी पड़ी थी। जब ये छोटी सी लड़की वो ये नजारा देखती है तो चीखने चिल्लाने लगती है। चीखने चिल्लाने के कारण आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर में क्या बात है, इनके घर में कैसी चिल्लाहट, कैसा शोर हो रहा है। अब पड़ोस के लोग भी जब देखते हैं तो देखते हैं कि जो हिमांशु है जिसकी उम्र 10 साल की है उसको किसी ने मार दिया है और बिल्कुल उसके शरीर से खून हुआ है। अब तुरंत जो है उसकी जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप को सूचना दी जाती है। जो उसकी माँ रहती है और जो बाप रहते हैं वो दरअसल घर पे नहीं रहते हैं। और फिर उसके बाद से उसकी माँ आती है और माँ बाप को सूचना दी जाती है और पुलिस को भी बताया जाता है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचती है और डेड बॉडी को बरामद करती है और डेड बॉडी की छानबीन करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो है पुलिस, तब तक उसकी माँ आ जाती है। माँ काफी ज्यादा रोने लगती है, चिल्लाती है। उसके जाहिर सी बात, इकलौता बेटा था, इकलौते बेटे के जाने का गम एक माँ ही जान सकती है। अब ऐसे में जो पंकज शर्मा है वो भी बहुत ज्यादा रोते हैं। उनकी पत्नी सरोज शर्मा वो भी बिल्कुल बेहोश हो जाती हैं। फिर पुलिस जो है उनके माँ बाप से पूछताछ करती है कि आपको किसी पे शक है, ऐसा कोई आपसे किसी दुश्मनी की, आपके लड़के की कोई जान ले सकता है। तो पंकज शर्मा बताते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, हाँ बल्कि हमारे बेटे की ही 4th क्लास में 10 दिन पहले एक लड़के से झड़प हो गई थी। तो पुलिस वाले सोचते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भला किसी लड़के से झड़प हो जाएगी तो कोई लड़का, वो भी बच्चा, ऐसे मार क्यों देगा। तो फिर पुलिस सोचते हैं कि नहीं, इनको ऐसा ही लग रहा है। फिर जो पुलिस है उस वहाँ की, जहाँ पे हिमांशु की डेड बॉडी मिली थी, वहाँ की छानबीन करती है, मुआयना करती है। फिर उसके बाद से पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि जितने भी सारे सामान थे वो बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए थे, यानी कि जितने भी सामान थे वो बिखरे नहीं थे। तो इस पुलिस को इस बात का अंदाजा जरूर हो जाता है कि जो भी कातिल था
वो चोरी के मकसद से तो यहाँ नहीं आया था। जो भी आया, जो भी जिसने भी इसको मारा है, वो सिर्फ उसका हिमांशु को मारना ही उसका इरादा था। अब ऐसे में पुलिस समझ में नहीं आती है कि आखिर में 10 साल के बच्चे की कोई हत्या क्यों कर सकता है और उसका इरादा क्या हो सकता है, वो भी 10 साल से के बच्चे से भला दुश्मनी क्या हो सकती है। अब पुलिस जो है इधर केस सुलझा रही थी, करते करते 1 महीना का वक्त बीत जाता है। पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये जो मिस्ट्री है वो सुलझने के बजाय बिल्कुल अनसुलझती जा रही थी। ऐसे पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें तो मिस कर रही है। अब फिर पुलिस फिर से नए तरीके से छानबीन करती है और फिर से पंकज शर्मा के घर पहुंचती है। पंकज शर्मा और उनकी पत्नी सरोज शर्मा से पूछताछ करती है। पूछती है कि जब आपके बेटे हिमांशु का मर्डर हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे। तो पंकज शर्मा बताता है कि मैं रोज की तरह अपने ऑफिस में चला गया था और उसकी पत्नी बताती है कि मैं बाजार गई थी सामान लाने। इधर मेरा बेटा खेलते खेलते घर आया और घर पर अकेला था और किसी ने अकेले पाकर मेरे बेटे की हत्या कर दी। और फिर पुलिस फिर से एक बार वहाँ की जो जहाँ हिमांशु की डेड बॉडी मिली थी वहाँ की फिर से छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद इस बार भी उसको कोई नतीजा हाथ नहीं लगता है। जब वो बाहर ही निकलती है गेट से तो आसपास मोहल्ले में भी नजर दौड़ाती है। तभी उसकी नजर एक गली में सीसीटीवी कैमरा लगा था उस पर पड़ती है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं लगा था कि चलो हो सकता है इस बार ये जो मर्डर की मिस्ट्री है वो सुलझ जाए। अब पुलिस उनके घर में वो गली का जो सीसीटीवी कैमरा था उसकी फुटेज निकलवाती है। 18 फरवरी सन 2024 की वो फुटेज चेक करती है। तभी उस फुटेज में देखती है कि सरोज शर्मा के घर से एक महिला जो है वो घूंघट ओढ़े निकल रही है। पुलिस सोचती है कि आखिर में ये महिला कौन है जो घूंघट ओढ़ी है। फिर देखती है कि सीसीटीवी कैमरे में सरोज शर्मा वो भी कुछ देर के बाद निकलती है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ये शक तो हो चुका था सरोज शर्मा के ऊपर और जो महिला थी उसके ऊपर। और फिर से जो सरोज शर्मा को थाने में पुलिस बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तो जो सरोज शर्मा होती है वो यही कहती है कि साहब वो जो महिला थी मुझे उसके बारे में नहीं मालूम कि वो कब निकली और कैसे निकली और मुझे तो कुछ नहीं मालूम। हाँ 2 घंटे पहले मैं बाजार, आपको मैंने बताया था कि मैं बाजार गई हुई थी तो मैं वही गई थी। अब ऐसे में जो पुलिस वाले थे उससे 3-4 बार ये बातें पूछते हैं। तो जब भी पूछते हैं तो सरोज शर्मा के बयान में कुछ ना कुछ थोड़ा हेर फेर रहता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस वालों को सरोज शर्मा के ऊपर शक तो हो चुका था, लेकिन उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था कि सबूत के बदौलत वो सरोज शर्मा से सख्ती से पूछताछ करे। अब ऐसे में जो पुलिस थी वो सरोज शर्मा की कॉल डिटेल निकलवाती है। तो पता है कि जो सरोज शर्मा है एक नंबर पर काफी ज्यादा बहुत सालों से बात कर रही है और वो भी बात ही नहीं, हर रोज वो नंबर पर बात करती है और काफी घंटे बहुत देर तक बात होती है। और फिर पता ये भी चलता है कि उस वक्त जिस वक्त हिमांशु उसके बेटे का मर्डर हुआ उस वक्त 18 फरवरी सन 2024 को इसने बिल्कुल बात नहीं की। यानी कि जो महिला हर रोज बात करती थी वो आज ऐसा क्या था कि उसने बात नहीं की। मात्र उसने 2 मिनट एक नंबर पर बात किया है, वो भी उसी नंबर पर जिस नंबर पर उसकी घंटों घंटों बात होती थी। अब वो जो पुलिस वाले हैं उस जिस नंबर पर बात होती है उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि आखिर में ये किसका नंबर है। तो पता चलता है ये फातिमा का नंबर है जिससे ये जो सरोज शर्मा है महिला काफी देर तक बात करती है। सभी को फातिमा का जो फोन है वो लगातार बंद आता है और खुलता रात के 8 बजे है। अब पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल थे कि आखिर में फातिमा और सरोज की रोज बात होती है 18 फरवरी को, लेकिन दोनों की बात नहीं होती है, क्या बात है। और बात होती है तो केवल 8 बजे रात की होती है और केवल 2 मिनट के लिए बात होती है। अब पुलिस को बिल्कुल शक हो चुका था सरोज शर्मा के ऊपर। अब सरोज शर्मा को पुलिस पकड़कर थाने लाती है और बिल्कुल फिर उससे पूछताछ करती है, लेकिन जो सरोज शर्मा है बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। अब जो फिर पुलिस थी उसको सख्ती से पूछताछ करती है। कांस्टेबल जो होती है उस महिला पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। तो जो महिला है यानी कि सरोज शर्मा वो सच्चाई बता देती है सारी, और जब वो सच्चाई बताती है तो पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो भी ये बात सुना उसका रिश्तों पर से और माँ पर से भरोसा उठ गया। यानी कि जो घटना थी रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना थी। फिर सरोज शर्मा पुलिस के बारे में बताती है जो फातिमा है ये इसकी बचपन की सहेली है और दोनों स्कूल में साथ ही पढ़ते थे और देखते देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
लेकिन और प्यार इस कदर था कि दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन कुछ समाज की बाधाएं थी, कुछ रीतियां थी, जिसके चलते सरोज शर्मा की शादी हो जाती है पश्चिम बंगाल में। और फिर वो पश्चिम बंगाल आ जाती है और फिर शुरू में इनको जो रिश्ते थे वो अपने पति से, उनको प्यार तो नहीं था, लेकिन किसी ना अपने पति से भी वो दूर ही दूर रहती थी। और ऐसे ही देखते देखते सरोज शर्मा को एक बेटा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जो सरोज शर्मा है वो फातिमा को भूल नहीं पाई थी। अब ऐसे में इधर फातिमा भी जो है सरोज शर्मा को भूल नहीं पाती है, उसके प्यार में इस कदर पागल थी। अब फिर क्या था, फातिमा की भी शादी हो जाती है। फिर शादी होने के बाद से जो फातिमा है वो अपने शौहर जब भी उसके करीब आता तो उसको अच्छा नहीं लगता कि कोई आदमी उसको हाथ लगाए। दरअसल ये जो दोनों महिला थी कहीं ना कहीं लेस्बियन थी, यानी लेस्बियन उसको कहते हैं दोस्तों कि जो महिला होकर महिला से ही प्यार करे, यानी कि ये महिला थी और इनको महिला से ही प्यार था। उनको मतलब उनको किसी आदमी का स्पर्श अच्छा नहीं लगता था, यानी कि उनको कोई आदमी हाथ लगाए, उनसे शारीरिक संबंध बनाए, उनको वो नहीं अच्छा लगता था। उनकी ख्वाहिश ऐसी थी कि एक लड़की होकर एक लड़की ही उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वैसे में जो फातिमा थी कहीं ना कहीं वो अपने शौहर से खुश नहीं थी, तो वो 1 साल के बाद अपने शौहर से वो तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद वो पश्चिम बंगाल आ जाती है। अब जो फिर ये बात सरोज शर्मा को पता चलती है तो बिल्कुल खुशी के मारे पागल हो जाती है। अब क्या था, दोनों फिर एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद अपनी प्यार बुझाती, यानी कि शारीरिक संबंध बनाती। अब जो फातिमा है अक्सर सरोज के घर आया जाया करती। सरोज फातिमा के करीब जाती, एक दूसरे का दोनों कपड़ा उतारती और एक दूसरे से दोनों लिपट कर प्यार करती और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाती। ऐसा ही शाम का वक्त था, 4 बजे। जो उसका बेटा है सरोज शर्मा का हिमांशु स्कूल से आ जाता है, और जब स्कूल से आता है और वो अपनी माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि जो उसकी माँ है बिल्कुल नग्न है, एक और जो महिला है वो भी बिल्कुल नग्न है और दोनों बेड पर लेटकर अश्लील हरकतें कर रही हैं। जब ये उसका बेटा हिमांशु ये देखता है तो काफी ज्यादा वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी तुम बहुत ज्यादा गंदी हो, मैं ये बात पिताजी को बताऊंगा। फिर उसके बाद से जो उसकी माँ होती है वो काफी ज्यादा अपने बेटे को समझाती है, बुझाती है, लेकिन जो बेटा है वो नहीं मानता है। और फिर हिमांशु वो खेलने चला जाता है और खेलते खेलते फिर वो घर आता है तो उसकी माँ उसको अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, तो फिर ये सब जो बातें हैं वो भूल जाता है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। फिर इधर सरोज शर्मा और जो फातिमा थी वो ऐसा ही मिला करती और मिलने के बाद एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाती। फिर एक शाम ऐसा ही हिमांशु जो है वो खेल रहा था और खेलने के बाद से फिर वो घर पे आता है, फिर अपने मम्मी के कमरे में जाता है, फिर देखता है कि जो उसकी मम्मी है बिल्कुल नग्न है, अश्लील हरकतें कर रही हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रही हैं। जब ये बात फिर हिमांशु देखता है तो कहीं ना कहीं उसको फिर गुस्सा आता है और कहता है कि मम्मी अब ये बात मैं आस पड़ोस के लोगों को बताऊंगा कि जो मेरी माँ है वो एक औरत के साथ नग्न होकर गंदे गंदे काम करती है और माँ तुम बहुत ज्यादा गंदी हो। मैं ये बातें पूरे मोहल्ले को बताऊंगा, चिल्लाऊंगा। अब ऐसे में जो हिमांशु है उसका बेटा ये बात जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये बात कहने लगता है। तभी उसकी माँ को लगता है कि कहीं लोगों को ये बात पता न चल जाए, और ये बात लोगों को पता चल जाएगी तो समाज में हमारी इज्जत नहीं रह जाएगी। और फिर फातिमा को जो मैंने इतने बरसों बाद पाया है उसकी फातिमा भी कहीं ना कहीं मुझसे दूर हो जाएगी। अब ऐसे में दोनों को समझ में नहीं आता है कि दोनों क्या करें। फिर दोनों तुरंत प्लान बनाती हैं कि क्यों ना हिमांशु को रास्ते से हटा दिया जाए। फिर जो उसकी माँ थी सरोज शर्मा वो भी इस बात के लिए हामी भर देती है। फातिमा है पत्थर से हिमांशु के सर पर तेजी से वार करती है और जो सरोज शर्मा है एक तेजधार ब्लेड लाती है और उसे हिमांशु का गला रेत देती है और उसके बाद से जो हाथ की नस है वो काट देती है। और उसके बाद से जब देखती है कि जो लड़का है वो मर चुका है तब उसको छोड़ देती है और फिर जो है सरोज शर्मा वो घर से झूला लेकर निकल जाती है। जब सरोज शर्मा घर से निकलती है तो कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद फातिमा घर से निकल जाती है। जब ये बात उसकी माँ पुलिस को बताती है तो जो पुलिस है वो फातिमा को गिरफ्तार करती है और पुलिस आश्चर्य में पड़ गई थी कि आखिर में एक महिला कैसे अपने बच्चे का ही कत्ल कर सकती है। आखिर में प्यार की भूख और जिस्म की भूख ऐसी कैसे होती है कि जिस्म की भूख के चक्कर में लोग अपनों का ही कत्ल कर देते हैं। तो दोस्तों यह घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते चलते दोस्तों अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ।